प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करूंगी इस देश के दलितों की, जिनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर एक तरफा वोट दे दे किसी भी चुनाव में तो जीत और हार के समीकरण बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इस देश में लगभग 20 करोड़ 14 लाख दलित हैं और ये प्रतिशत में अगर निकालेंगे तो 16.63% है। यानी एक बड़ी आबादी है, बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक की जरूरत पड़ती है हर चुनावी पॉलिटिकल पार्टी को। इस वोट बैंक की जरूरत महसूस होती है चुनाव के मौसम में। अब ऐसे में अगर शुरुआत करूं तो ये जो दलित वोट बैंक था, ये एक तरफा मायावती का वोट बैंक हुआ करता था और एक तरफा मायावती दलितों की एक छत्र नेता के तौर पर काबिज रही। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। धीरे धीरे ये ग्राफ जैसे जैसे मायावती का नीचे आया, दलित वोटर छिटका मायावती से यानी बीएसपी से, तो बीजेपी के पाले में जाता दिखा। और बीजेपी के पाले में जाने का जो एक तरीके से रिफ्लेक्शन है वो ये हुआ कि बीजेपी को भी एक मुश्त जीत मिली, वो चाहे भले ही 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो। 84 आरक्षित सीटों में से बीजेपी अपने दम पर निकाल कर ले गई 46 सीटें और तकरीबन 35% का वोट शेयर गया बीजेपी के खाते में। महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ ये सीटों का जो आंकड़ा पहुंचा, ये 2019 में 303 तक पहुंचा, पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन 2024 आते आते इस नैरेटिव को एक डेंट भी मिला और बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने जो बयान दिया कि बीजेपी सत्ता में आएगी, 400 पार होगा, तो संविधान को बदलने की तरफ बढ़ा जाएगा, इस तरह के बयान भी आए, तो एक डेंट पहुंचा इस पूरे जीत के नैरेटिव को। दलित वोटर छिटका, 2024 की बात कर रही हूं, लोकसभा चुनाव की। और महाराष्ट्र से भी छिटका, 48 सीटों में मात्र रह गई 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। हरियाणा में आधी हो गई, 10 में से 5। उत्तर प्रदेश में 62 सीटों से घटकर रह गई 33 सीटें। और उत्तर प्रदेश में इसका एक और कारण यह भी रहा कि अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करते दिखे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, और इसी हिसाब से टिकट भी दिए। वो जो मुसलमान और यादवों की एक टैगिंग थी अखिलेश यादव के सिर पर, उसको भी हटाते दिखे। और बहुत बड़ी तादाद में ये दलित वोटर शिफ्ट हुआ इंडिया गठबंधन की तरफ। लेकिन अब फिर बिहार में चुनाव है और बिहार में चुनाव है तो सबको फिर संविधान भी याद आ रहे हैं, अंबेडकर भी याद आ रहे हैं और दलित वोटर भी याद आ रहा है। और ये मैं क्यों कह रही हूं ये अभी आगे बताऊंगी। लेकिन इस बीच एक और बयान आया था देश के गृह मंत्री अमित शाह का, अगर आपको याद हो तो, और संविधान पर चर्चा का ही मौका था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर। देश के गृह मंत्री ने सदन में कहा, राज्यसभा में, कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान का ले लें तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाए। विपक्ष ने इसको भी मुद्दा बनाया। राहुल गांधी उस वक्त कहते दिखे थे कि संविधान के खिलाफ है। वो पहले कह रहे थे कि संविधान को बदलेंगे। उनका पूरा काम भीमराव अंबेडकर ने जो किया है, जो संविधान है उसे खत्म करने का है, ये पूरा देश जानता है। तो यहां से एक और नैरेटिव बिल्डअप हुआ और उसके बाद आज तक सिर्फ दिल्ली में चुनाव हुए। महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, झारखंड के चुनाव इससे पहले हो चुके थे। और कमाल ये देखिए कि एक सदन में वाक्य बोला देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, अगले दिन विपक्ष इतना हमलावर हुआ कि अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दनादन अंदाज में डिफेंसिव ट्वीट किए और यह बताया कि भाई हमने तो अंबेडकर से जुड़े हुए सारे स्थानों को पंच तीर्थ बना दिया। इन्होंने ना भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया, कानून मंत्री के तौर पर जब थे, पहले कानून मंत्री के तौर पर, तो इस्तीफा तक देना पड़ा भीमराव अंबेडकर को। ये सारे कारण और ये सारी बातें गिराती दिखी भारतीय जनता पार्टी। और अब जब बिहार के चुनाव हैं तो बीजेपी का आज एक बड़ा ऐलान सामने आया और ऐलान किया है कि 14 से 25 अप्रैल तक बाबा साहेब अंबेडकर स्वाभिमान अभियान चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। और बाकायदा आज एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की बीजेपी हेडक्वार्टर पर, जेपी नड्डा ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने।
और क्या कहते दिखे जेपी नड्डा कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अलग अलग आयोजन करेगी, बाबा साहब के विचारों को जन तक पहुंचाएगी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का अभूतपूर्व काम किया है, इसी तरह विकास और सामाजिक समरसता हमारा ध्येय है और देश के निर्माण में बाबा साहब का योगदान अविस्मरणीय है। फिर अंबेडकर का चैप्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का शुरू हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ बीजेपी इकलौती पार्टिसिपेंट है ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। बीजेपी की तो कोशिश ये है, 84 लोकसभा की सीटें थी, 46 मैक्सिमम बीजेपी जीत हासिल कर चुकी थी, 46 पर घटकर रह गई 29। और स्पेशली बिहार का भी अगर आंकड़ा आपको बताऊं तो जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें दुसाध और पासी 65% मिले थे एनडीए को, लेकिन डेंट लगा था 19% का। ये 2019 में और ज्यादा था। और जो दूसरे दलित समुदाय थे उनका वोट मिला 58% एनडीए को और डेंट लगा पिछले बार के चुनाव के मुकाबले 18% का। ये सिर्फ बिहार का गणित है, यानी दलित छिटकते दिखे एनडीए से, जिसमें चिराग पासवान भी हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं, जिसमें जीतन राम मांझी भी हैं। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान तो बाकायदा दलित समुदाय से आते भी हैं, तो ये डेंट लगा। अब ऐसे में बीजेपी ने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, बाबा साहब अंबेडकर फिर याद आए, फिर बताया कि कांग्रेस ने भारत रत्न भी नहीं दिया था भीमराव अंबेडकर को। और दूसरी तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 2024 में जो मोमेंटम हासिल किया था उसने, उसी को रीबिल्ड करने की कोशिश बिहार में कर रही है। राहुल गांधी 3 महीने में 3 बार पहुंचे हैं बिहार, और कल तो बाकायदा संविधान सम्मान सम्मेलन को उन्होंने एक तरीके से संबोधित भी किया और कहा क्या कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं, 4 कैटेगरी के लोग इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन है। इनके साथ हर कदम पर भेदभाव होता है और इनके आगे बढ़ने के रास्ते में पूरा तंत्र बाधा खड़ी करता है। और मैंने स्पष्ट संदेश दिया है अपने पार्टी वर्कर को। बिहार में मैंने टीम को साफ बता दिया है कि काम है आपका बिहार के गरीबों का नेतृत्व करना और दलितों को, गरीबों को आगे बढ़ाना, और बेझिझक इस काम को आपको करना है। कुछ और भी तैयारियां करती दिखी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अखिलेश प्रसाद, माफ कीजिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश प्रताप सिंह, भूमियार समुदाय से आते थे। उनकी छुट्टी की, राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जो दलित समुदाय से आते हैं। अलावा इसके कुछ और मैसेज भी देने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है, मैसेजिंग हो ही रही है। दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव मुसहर समाज को भी संबोधित करने पहुंचे, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है। तकरीबन 3% का वोट बैंक इनका भी है। अब याद कीजिए भाई, आरजेडी ने कब दलितों की राजनीति की? आरजेडी तो एमवाई कॉम्बिनेशन के लिए जानी जाती है। तो तेजस्वी यादव भी इसी वोट बैंक में, जो बिहार में 19% है दलित वोट बैंक, भाई उसमें से अगर थोड़ा बहुत भी आया तो मुस्लिम, यादव और दलित हिस्सा साथ में आएगा तो 75 से ग्राफ और बढ़ेगा। इस कोशिश में तेजस्वी यादव है। और इस सबके बीच नीतीश कुमार भी, जिन्होंने दलित और महादलित कैटेगरी में बिहार में बांटा और ज्यादा आरक्षण की बात भी नीतीश कुमार करते हुए दिखते हैं। एससी समाज को 16 से बढ़ाकर 20% का आरक्षण भी दिया, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट में लटक गया हो जातिगत सर्वे के बाद। और ये वोट बैंक माना भी जाता है नीतीश कुमार का, कम से कम बिहार में स्पेसिफिकली। तो आज इसी पर बात करूंगी कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब अंबेडकर भी जीत के गणित को साधने के लिए याद आते हैं क्या? ऐसे में आज के कुछ बयान आपके सामने रखती। किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान के मूल आत्मा को
कुठाराघात करने का प्रयास किया, इसका पर्दाफाश करने का काम भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, अपर कास्ट के नहीं हो, तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। तो ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखा। दलित है खास क्योंकि वोट की है आस, और किसके अंबेडकर, किसको है प्यार या नाम की दरकार।